अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हम इस चेयर के ऊपर ना एक C++ की क्लास ऐड करेंगे, इसके साथ C++ का थोड़ा सा कोड ऐड करेंगे, ठीक है, जो कि हमें कुछ ना कुछ बताएगा। और इससे हम देखेंगे कि हम एक जो आपके पास चेयर होती है या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास आपकी गेम के अंदर होता है, आप उसको अपने कोड के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपने C++ में अगर उसकी कोई चीज़ गेट करनी हो तो आप किस तरह से गेट कर सकते हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम्पल के लिए हम पहले तो सिर्फ सिंपली इसका नाम गेट करेंगे कि जिस चीज़ के साथ हमने लगाई हुई है, स्क्रिप्ट लगाई हुई है या C++ का कोड लगाया हुआ है, उसका नाम क्या है। इसका नाम चेयर है, या आप यहाँ पे आके देख सकते हैं SM_chair, ID नेम SM_chair_2, ठीक है। तो हम ये गेट करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हो। इसका नाम देखने के बाद फिर हम आगे कुछ और चीज़ें जो हैं वो इसकी गेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक टेबल ऐड कर देता हूँ, ठीक हो गया, ये टेबल आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसका और इसका जो है ना वो इसके ऊपर हम कुछ ना कुछ काम करके देखेंगे। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं चेयर सेलेक्ट करता हूँ। चेयर सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऐड कंपोनेंट, ठीक है, ऐड कंपोनेंट। और फिर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ न्यू C++ कंपोनेंट, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने चूज़ करना है एक्टर कंपोनेंट, ठीक है। जो आपका कंपोनेंट है वो एक्टर है, तो आपने इसको चूज़ करना है, ठीक है। बाकी भी होते हैं ये कैमरा कंपोनेंट, डायरेक्शनल लाइट कंपोनेंट, स्टैटिक मेश, और ये क्या चीज़ें होती हैं हम बाद में आगे जाके देखेंगे। फ़िलहाल जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको अनरियल जो है वो एक्टर कहता है, हम एक्टर कंपोनेंट को चूज़ करेंगे, ठीक हो गया। तो इसको चूज़ करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है, आप इसका नाम क्या रखना चाह रहे हैं। तो मैं इसका कोई भी नाम दे देता हूँ कि ये है चेयर का नहीं, कुछ और नाम दे देता हूँ जो कि कोई जेनेरिक हो, क्योंकि बाद में फिर मैंने जब जो नेक्स्ट मैंने चीज़ बतानी है उसमें फिर चेयर का नाम ठीक नहीं रहेगा। तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये हमें जो ये ऑब्जेक्ट है या जो एक्टर है इसकी पोजीशन बताया करेगा, ठीक है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ टेल पोजीशन, ठीक है, ये मैंने उसका नाम रख दिया। ये हमें क्या किया करेगा, हमें एक्टर की पोजीशन बताया करेगा कि एक्टर कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। मैंने क्रिएट क्लास की तो उसने जो नया C++ का कोड है उसको कंपाइल करना शुरू कर दिया। और इसके बाद हम फिर इसको जाकर देखते हैं कि हमने जो दो नई क्लासेस बनाई हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जो C++ का कोड है वो कंपाइल हो गया था और उसने ऑटोमेटिकली जो है ना वो विजुअल स्टूडियो कोड खोल दिया था इस फाइल के साथ, ठीक है। तो ये वो क्लास है जो हमने बनाई थी, उसके साथ उसने u लगा दिया है और उसका नाम utel पोजीशन रख दिया। अब जिस तरह हमने C++ के अंदर जब हम हेडर्स पढ़ रहे थे तो हमने उसको अपना जो कोड था उसको दो फाइल्स में लिखा था। एक थी .h फाइल जिसके अंदर हमारी सिर्फ क्लास की जो थी वो डेक्लरेशन थी, डेफिनेशन थी कि उसके अंदर ये फंक्शंस होंगे और ये काम होगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर यूज़ हो रहा है बिगिन प्ले और टिक कंपोनेंट, ठीक है। इन दोनों को हम जो है ना वो देखते हैं कि किस तरह से ये दोनों फंक्शंस क्या काम करते हैं, बिगिन प्ले और टिक कंपोनेंट, ठीक हो गया। ये उसका कंस्ट्रक्टर है utel पोजीशन, सेम वही जो हमने क्लास का नाम बनाया था उसी नाम का कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। तो ये वो बना हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाती है टेल पोजीशन डॉट cpp फाइल जहाँ पर इस क्लास की सारी डेफिनेशन वगैरह ये वाले फंक्शंस जो हैं ये बने हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा उससे मतलब काफ़ी कम कम्प्लेक्स है, ठीक हो गया। उसने सिंपली क्या किया हुआ है, जो टेल पोजीशन वाली हेडर फाइल है, जो ये वाली हेडर फाइल थी जिस तरह हम C++ वाले लेक्चर में करते रहे हैं, उसने उसको इंक्लूड किया। उसके बाद उसने उसका कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो उसने कहा कि इस क्लास की बात कर रहा हूँ मैं और इस क्लास के इस फंक्शन की, यानी जो उसका कंस्ट्रक्टर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसने ये लाइन लिखी हुई है, ये क्या काम करती है ये हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये फंक्शन है जो कि आपने बताया कि ये इस क्लास से है, मतलब utel जो पोजीशन आपकी क्लास है इस क्लास से है और इस फंक्शन का नाम है बिगिन प्ले, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो रहा है ये हम आगे देखते हैं। आगे आ जाए,
आगे उसने एक और फंक्शन बनाया हुआ है यू टेल पोजीशन क्लास का है और इसका नाम है टिक कंपोनेंट, ठीक है। और इसके अंदर बहुत बेशुमार किस्म के पैरामीटर्स जा रहे हैं, इनपुट्स जा रहे हैं और इसके अंदर जो है वो ये काम हो रहा है, ठीक है, हो गया। अब हम देख लेते हैं बारी बारी के ये जो लाइंस लिखी हुई हैं ये क्या काम कर रही है। अगर आपको इन चीज़ों की समझ ना आए तो इससे कोई उसके ऊपर आपके अनरियल इंजन की जो आपकी लर्निंग है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप इससे गेट यूज टू हो जाएंगे तो फिर आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर समझ आनी शुरू हो जाएगी। ये मैं बस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको पता हो कि ये लाइंस जो हैं वो क्या कर रही हैं, ठीक है, ये करती क्या है, ठीक हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा और फिर मैं इसको एंड पे इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बिगिन प्ले फंक्शन क्या करता है, जब आपकी गेम स्टार्ट होती है ना तो ये एक दफ़ा कॉल होता है, सिर्फ एक दफ़ा। जैसे ही आपकी फंक्शन जो आपकी गेम स्टार्ट होगी ये फंक्शन बिगिन प्ले के नाम से जो है ये एक दफ़ा कॉल होगा, सिर्फ एक दफ़ा कॉल होगा। और जो नीचे वाला फंक्शन है टिक कंपोनेंट, ये आपका हर फ्रेम में कॉल होगा। हर फ्रेम से मुराद क्या है कि हर जैसे जैसे गेम आपकी चलती जाएगी ये थोड़ी थोड़े वक्फे के बाद जो है वो चलता रहेगा, मतलब ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, बार बार इस फंक्शन को चलाया जाएगा, ठीक है। पूरी गेम के दौरान ये चलता रहेगा, ठीक हो गया। उसके बाद इनके अंदर ये दो लाइनें लिखी हुई हैं, सुपर कॉलन कॉलन बिगिन प्ले और सुपर कॉलन कॉलन टिक कंपोनेंट। अब मैं अगर इस टेल पोजीशन डॉट एच की फ़ाइल में जाऊं तो मुझे पता चलता है कि ये जो हमारी क्लास है यू टेल पोजीशन, ये इसके आगे कॉलन लगा हुआ है और आगे ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। ये हो रही है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होती है जब आपने किसी क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या किसी क्लास की जो खसूसियात होती हैं वो आपने अपनी क्लास के अंदर रखनी हो तो आप इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस जो है वो बेसिकली क्या होती है, इनहेरिटेंस आपको बताती है कि ये चीज़ इस कैटेगरी को बिलोंग करती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको एक मिसाल दूं कैट की, तो कैट इज़ अ एनिमल, ठीक है। तो एनिमल जो है वो एक जनरल टर्म है जिसके अंदर हम सारे एनिमल्स की डिस्कशन करते हैं, जिसके अंदर हमें पता होता है कि जो एनिमल्स हैं उनकी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उसमें कुछ मैमल्स होते हैं, कुछ मैमल्स नहीं होते हैं, ठीक है। एनिमल्स की एक जनरल टर्म है। और फिर हम बात करते हैं कैट की। कैट के अंदर कुछ खसूसियात आ जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, सिर्फ जो कैट तक रहती हैं, सारे एनिमल्स भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने कहा कि ये जो यू टेल पोजीशन है ये बेसिकली एक्टर का कंपोनेंट है। अगर मैं अनरियल इंजन में जाऊं तो हमने सेम यही काम किया था, हमने चेयर के ऊपर एक कंपोनेंट ऐड किया था। चेयर जो थी वो हमारी एक्टर थी, ऑब्जेक्ट था, और चेयर के ऊपर हमने एक्टर के ऊपर अपना कंपोनेंट ऐड किया था, ऐड कंपोनेंट करके, ठीक है। तो टेल पोजीशन क्या हुआ, टेल पोजीशन हुआ एक्टर का कंपोनेंट, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो यू टेल पोजीशन है ये बेसिकली एक एक्टर का कंपोनेंट है। तो ये एक्टर का कंपोनेंट ये इन्होंने लिखा हुआ है ना यू एक्टर कंपोनेंट, ये बेसिकली एक क्लास है। उसके अंदर उन्होंने सारी वो फंक्शनैलिटी डिफ़ाइन करके रखी हुई है कि अगर कोई चीज़ एक्टर का कंपोनेंट होगी तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होंगी और वो ये काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये था यू एक्टर कंपोनेंट। हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमने एक अपना कंपोनेंट बनाया है यू टेल पोजीशन जो कि सारी उन प्रॉपर्टीज़ और उन फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करेगा जो कि हमने एक्टर कंपोनेंट के अंदर रखी हुई हैं। जिस तरह मैंने एनिमल और कैट की मिसाल दी कि कैट के अंदर वो सारी खसूसियात होंगी जो कि एक एनिमल क्लास अगर हमने बनाई होती तो उसके अंदर जो कुछ भी होता वो कैट के अंदर होता, ठीक है। और कैट की फिर कुछ अपनी खसूसियात भी होती। तो ये बेसिकली यही बता रहे हैं कि यू टेल पोजीशन जो है वो एक एक्टर कंपोनेंट है जिसके अंदर वो सारी खसूसियात होंगी जो एक एक्टर कंपोनेंट में होनी चाहिए, और फिर उसके ऊपर उसके आगे एक कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ भी होंगी, ठीक हो गया। तो ये जो चीज़ है ना सुपर कॉलन कॉलन बिगिन प्ले, ये आपको बताती है कि सुपर जो है ना ये आपको बताता है कि जिस क्लास की आप फंक्शनैलिटीज़ अपने अंदर ऐड कर रहे हो ना ये उसको बताता है कि सुपर वो सुपर क्लास है,
ठीक है, जिस क्लास की आप फंक्शनैलिटीज़ अपने अंदर ऐड कर रहे हो वो एक सुपर क्लास है। तो हम कह रहे हैं कि सुपर क्लास का बिगिन प्ले का फंक्शन पहले कॉल करो और उसके बाद जो कुछ भी हमने नीचे लिखा होगा वो कॉल कर देना। ठीक है, यानी कि वो फंक्शनैलिटीज़ जो पहले से जो हमारी सुपर क्लास थी, यानी जो एक्टर कंपोनेंट के अंदर जो जो फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए, जो जो गेम शुरू हो तो उसको जो जो चीज़ करनी चाहिए वो पहले करो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होती है जो हम नीचे लिखेंगे वो भी करो। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाला है सुपर, मतलब जो आपकी सुपर क्लास है उसके अंदर जो टिक कंपोनेंट के लिए मतलब हर फ्रेम में जो काम होना चाहिए वो करो और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा वो ऐड करो जो हम यहाँ पर लिखेंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो ऐड करो। ठीक हो गया, तो ये वही एनिमल और कैट वाली मिसाल है कि एनिमल की सारी फंक्शनैलिटीज़ पहले परफॉर्म कर लो और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ जो कि कैट में होनी चाहिए वो परफॉर्म करो। तो ये बेसिकली ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो ये काम कह रहे हैं। ठीक है, कि पहले वाली क्लास का बिगिन प्ले का फंक्शन पहले कॉल कर लो जिससे हमने सारे फीचर्स लिए हैं, उनके पहले फीचर्स जो हैं उनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो परफॉर्म कर लो, उसके बाद जो हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे वो आप करना। ठीक है, वो आप उसको परफॉर्म करना। और इसी तरह से ये टिक कंपोनेंट भी है। टिक कंपोनेंट हर फ्रेम में यानी पूरी गेम के अंदर बार बार चलता रहता है और बिगिन प्ले गेम जब स्टार्ट होती है तो सिर्फ एक दफ़ा। ये एक लाइन रह गई है, ये क्या करती है, ये बेसिकली ये करती है कि कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको बार बार एक ही चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी टिक कंपोनेंट जो है उसके बारे में हमने बात की थी कि ये वो कंपोनेंट है, यानी ये वो फंक्शन है जो कि एक प्रोग्राम के अंदर बार बार कॉल होता रहता है। ठीक है, तो कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई चीज़ बार बार कॉल होती रहे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये जो चीज़ है ना प्राइमरी कंपोनेंट टिक बी कैन एवर टिक इज इक्वल टू ट्रू, इसको फॉल्स कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये जो जो कोड बार बार एग्जीक्यूट होना है इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक हो गया, तो ये जो बी है ये आपको बेसिकली बता रहा है कि ये एक बूलियन है, बूलियन यानी कि जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है। और आगे उसका नाम है कैन एवर टिक। ठीक है, क्या आप ये टिक कंपोनेंट जो है इसको बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं या नहीं। अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे तो ये वाला फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ करेगा बार बार, और अगर आप इसको ट्रू रहने देंगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ करेगा। ये डिपेंड करता है आपकी गेम की रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको ट्रू ही रहने देते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई कि ये इसके अंदर CPP और ये वो चीज़ें जो हैं वो क्या काम कर रही हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमने क्या करना है। हमने ये करना है कि हमने ना इनकी पोजीशन प्रिंट करवानी है कि ये कहाँ कहाँ पर हैं। मतलब अगर मैं इसको चेयर के ऊपर सेलेक्ट करूं और इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा करूं तो मेरे पास ये देखें कुछ चीज़ें आ रही हैं। ट्रांसफॉर्म लोकेशन XYZ। ठीक है, कि ये चीज़ एक्स एक्सिस पे कितना दूर पड़ी हुई है, वाई एक्सिस पे कहाँ पे पड़ी हुई है और जेड एक्सिस पे कहाँ पे पड़ी हुई है। अगर मैं इनमें से किसी भी चीज़ को बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक्स को बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो ओरिजिनल जो चेयर है उसकी जो पोजीशन है वो भी चेंज होती है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं वाई को बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके वाई के ऊपर और इसको लेफ़्ट या राइट ड्रैग करेंगे तो ये इसकी पोजीशन चेंज करेगा। ठीक हो गया, इसी तरह से C के साथ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब हमने इसकी ये चीज़ उठानी है कि एक चेयर है उसकी पोजीशन कहाँ पे है, उसकी ये जो लोकेशन है ये कहाँ पर पड़ी हुई है। तो हम इसको उठाने से पहले ये देख लेते हैं कि हमने अनरियल के इंजन के अंदर प्रिंटिंग किस तरह से करवानी होती है। मतलब प्रिंट हमने अगर कोई चीज़ करवानी हो तो हम किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप ये देखें, मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, विंडो, डेवलपर टूल्स और आउटपुट लॉग। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो जो है ना ये ओपन हो जाती है। इसके अंदर आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रिंट करवा सकते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है,
कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, किस फंक्शन के अंदर जा रहा है, कहाँ पे जाके रुक रहा है, और हर चीज़ मतलब आपने गेम की जितनी भी लॉजिक वगैरह है उसको आप अपने टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी लॉजिक जो है वो ठीक चल रही है और कौन सी लॉजिक ठीक नहीं चल रही है। सही हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि अगर हमने इस जगह पर आउटपुट लॉग के अंदर कोई चीज़ प्रिंट करवानी हो तो किस तरह से प्रिंट करवाते हैं। पहले हम कोई चीज़ एक्स्ट्रा प्रिंट करवा लेंगे और उसके बाद हम इसकी लोकेशन प्रिंट करवा लेंगे। ठीक हो गया, लोकेशन प्रिंट करवा लेंगे। अच्छा, तो मैं जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह की वो लिखता हूँ, कुछ कोड लिखता हूँ जिससे वो वहाँ पर उसको प्रिंट करता हूँ। तो बिगिन प्ले के अंदर मैं इसलिए लिख रहा हूँ, अच्छा बिगिन प्ले के अंदर मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर ये यहाँ पर मैं जो भी कोड लिखूँगा वो सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक दफ़ा ताकि एग्जीक्यूट हो, UE_log। ठीक है, लॉग का मतलब प्रिंटिंग ही होती है एक टाइप का। ठीक है, UE_log। ठीक है, और फिर मैं आगे लिखूँगा ब्रैकेट्स करना है तो मैं लिख देता हूँ log temp। ठीक है, L कैपिटल और T कैपिटल, बाकी सारा छोटा। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं वर्बोसिटी। वर्बोसिटी का मतलब होता है कि ये जो आप लॉग करने लगे हैं या जो प्रिंट करवाने लगे हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये एरर है, ये वार्निंग है, या ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये इस तरह की जो है ना इसकी वर्बोसिटी की लेवल्स होती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर आपको आके दिखाऊं तो ये जो सारी चीज़ें ये शो हो रही हैं ना ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और जो आपके पास क्या कहते हैं ये इंफॉर्मेशन है, और जो वार्निंग है ना वो आपके पास शो होती है येलो कलर में। ठीक है, और जो एरर है वो आपके पास शो होते हैं रेड कलर में। ठीक है, तो हम ताकि ये इस चीज़ से हमें पता चल जाए, इससे थोड़ा सा हमारा जो आउटपुट है वो अलग-अलग लिखे, हम ना इसको वार्निंग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको एज अ वार्निंग प्रिंट करवा देते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट है वो ज़रा थोड़ा सा वो लगे, थोड़ा सा बाकियों से अलग लगे और हमें आसानी से पता चल जाए कि ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, उसके बाद आप लिखते हैं TEXT टेक्स्ट। ठीक है, इसकी ब्रैकेट्स के अंदर आप वो टेक्स्ट लिख देते हैं जो आपने प्रिंट करवाना है। ये I am telling the position of the chair। ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया, एंड पे लगा दिया सेमीकोलन। तो ये इस तरह से आप इसको लिखते हैं। ठीक है, UE_log। ठीक है, उसके बाद आप लिखते हैं log temp। ठीक है, यानी कि आपने टेम्परेरी लॉग करना है या परमानेंट लॉग करना है। ठीक है, उसके बाद आप लिखते हैं वार्निंग या एरर या इंफॉर्मेशन, आपने किस तरह की ये लॉग जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद आप टेक्स्ट के अंदर ये चीज़ लिख देते हैं, आई एम टेलिंग द पोजीशन ऑफ द चेयर। ठीक हो गया, ये हो गया। अब आप इसको सेव कर लें, और सेव करने के बाद आप इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ, कंपाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये कंपाइल हो जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि ये, अच्छा जी, कंपाइल कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर प्ले के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, मैंने प्ले के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये आ गया, लॉग टेम्परेरी। ठीक है, वार्निंग, आई एम टेलिंग द पोजीशन ऑफ द चेयर। ठीक है, तो ये जो है ना आपके पास ये आ गया है, क्या कहते हैं कि आपने जो भी मतलब आपने जो प्रिंट करवाया था ना वो एक दफ़ा प्रिंट हो गया, और उसके बाद आपकी जो गेम है वो रन हो चुकी है। तो चूँकि बिगिन प्ले के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो वो सिर्फ एक दफ़ा चलता है, तो इस वजह से इसने सिर्फ एक दफ़ा ही इसको चलाया है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं जिसके लिए मैंने ये टेबल रखा था, कि मैं इसको भी एक कंपोनेंट जो है ना वो ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको भी मैं एक कंपोनेंट ऐड करता हूँ इसके ऊपर। चेयर के ऊपर एक कंपोनेंट लगा हुआ है। ठीक है, चेयर के ऊपर हमारा टेल पोजीशन वाला कंपोनेंट लगा हुआ है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ जो हमारा टेबल है, तो इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ ऐड कंपोनेंट,
तो बजाय न्यू सी प्लस प्लस कंपोनेंट करने के अगर मैं नीचे जाऊं तो हमारे पास जो हमारा बनाया हुआ कंपोनेंट है वो भी आ रहा है, टेल पोजीशन। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो हम अपना बनाया हुआ जो कंपोनेंट है वो इसके ऊपर भी अटैच कर सकते हैं, टेबल के ऊपर भी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने उसके ऊपर भी ये कंपोनेंट अटैच कर दिया। अब ये सेम, ये एक सिंगल क्लास टेल पोजीशन वाली ये दोनों की पोजीशन बताएगी, चेयर की भी और टेबल की भी। ठीक है, ये दोनों को अलग-अलग से अटैच होगी है। ठीक है, एक ही क्लास एक ही कोड दोनों को अलग-अलग से अटैच हो गए हैं। जब हम कहेंगे कि इसकी पोजीशन बताओ, जब हम कहेंगे कि जब हम चेयर से कहेंगे कि आप अपनी पोजीशन बताओ, तो चेयर जो है वो अपनी पोजीशन बताएगी और जो टेबल है वो अपनी पोजीशन बताएगा। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको कंपाइल करके रन करूं तो क्या होगा कि हमारे पास एक लाइन प्रिंट होगी जो हमने पहले लिखी हुई थी, जो कि थी ये वाली। ठीक है, ये 2 दफ़ा प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा वो चेयर के लिए चल रही है और एक दफ़ा वो टेबल के लिए चल रही है। ठीक है, कंपाइल हो गया। कंपाइल करने के बाद मैं इसको प्ले के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये अब जो है वो हम मुझे दो वो शो करवा रहा है। एक दफ़ा वो शो करवा रहा है कि ये आई एम टेलिंग द पोजीशन ऑफ द चेयर और आई एम टेलिंग द पोजीशन ऑफ द चेयर। ठीक है, दोनों दफ़ा शो करवा रहा है, एक दफ़ा चेयर के लिए एक दफ़ा टेबल के लिए। लेकिन चूंकि हमने वहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर हार्ड कोड किया हुआ था चेयर, तो इसलिए वो चेयर डिस्प्ले करवा रहा है। अब यहाँ से हम आगे अपना एक स्टेप आगे जाते हैं। हम जिस की भी बात कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का नाम उठाने की कोशिश करते हैं। मतलब हमने ये जो कंपोनेंट जिस चीज़ के ऊपर लगाया हुआ है, हम उस कंपोनेंट का नाम उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया, तो अब हमारा ये नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो मैंने ये बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक है गेट ऑनर के नाम से फंक्शन है, गेट ऑनर। ठीक है, ये बेसिकली आपको क्या करता है, ये आपको उसकी पोजीशन देता, यूज़र जो आपका वो है, ये जो कंपोनेंट जिस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है उसका ऑनर देता है। यानी ये कंपोनेंट आपने जिस एक्टर के ऊपर लगाया होता है ना, वो एक्टर आपको रिटर्न कर देता है। ठीक है, क्योंकि इस कंपोनेंट का ओनर वो एक्टर है जिसके ऊपर ये लगा हुआ है। ठीक है, हम चूंकि अभी कंपोनेंट के अंदर हैं तो इस वजह से हम लिख रहे हैं गेट ओनर, यानी कि इस कंपोनेंट का जो ओनर है, ये कंपोनेंट जिस चीज़ के साथ लगा हुआ है, हमें उसका नाम दे दो। तो गेट ओनर के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब ये हमें कुछ ये चीज़ रिटर्न कर रहा है, ए एक्टर स्टैटिक। ठीक है, तो ये हमें एक एक्टर का पॉइंटर रिटर्न। अब वो जो पॉइंटर है उसको मैं यहाँ पे सेव करवा लेता हूँ। ये था किस टाइप का था, ए एक्टर का, तो ए एक्टर स्टैटिक, और मैं इसको नाम दे देता हूँ ओनर का। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, मैंने गेट ओनर को सेव करवा लिया है ओनर के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास ओनर आ गया है। ठीक है, ऑनर आ गया है हमारे पास। अब ऑनर के अंदर हमने क्या करना है, ऑनर से आगे हमने उसका नेम लेना है। ठीक है, ये हमारे पास ऑनर का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया है। हमने ऑनर का सिर्फ और सिर्फ नेम प्रिंट करवाना है। तो मैं लिखता हूँ ऑनर। ठीक है, और मैं फिर आगे लिखूँगा ये वाला एरो। ठीक है, पॉइंटर्स के साथ ये वाला एरो यूज़ होता है, और जब आपने पॉइंटर्स ना बनाए हों तो फिर ये डॉट वाला यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये वाला एरो यूज़ करूँगा। ठीक है, ऑनर डॉट गेट नेम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करके देगा, ये आपको उस ओनर का, जिस ओनर की हम बात करें उस ओनर का आपको नाम दे देगा। ठीक है, अब इसको क्या इशू है, अच्छा उससे पहले आपने ना एक हैश इंक्लूड करना है। आपने लिखना है हैश इंक्लूड। ठीक है, इसी तरह से करली ब्रैकेट्स के अंदर ही आपने लिखना है गेम फ्रेमवर्क। ठीक है, स्लैश एक्टर। ठीक है, क्योंकि उसको इस एक्टर का नहीं पता कि इस एक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ इंक्लूड कर लेनी है ऊपर। ठीक है, तो हैश इंक्लूड गेम फ्रेमवर्क स्लैश एक्टर। ठीक है, तो गेट नेम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ स्ट्रिंग। ठीक है, इसको हम कह देते हैं नेम।
तो ये हमने सेव करवा लिया नेम के अंदर। अब हमने ये नेम प्रिंट करवाना है इसके अंदर, ठीक है। मैं इसको नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर आई एम टेलिंग दी पोजीशन ऑफ दी, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ लगाऊंगा जिसको हम कहते हैं %s। ये बेसिकली क्या करता है, ये बता रहा है इस फंक्शन को कि आपने इस स्ट्रिंग के अंदर जो %s है इसको एक स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर देना है। मतलब ये जहाँ पे %s आ रहा है इसको रिप्लेस कर देना है इसके आगे जो भी पैरामीटर आएगा उसके साथ, ठीक है। तो मैं कॉमा लगा के इसके आगे नेम लिख देता हूँ। तो क्या होगा कि नेम के अंदर जो भी स्ट्रिंग आएगा, जो भी नाम होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा, वो इस जगह पे आ जाएगा %s की जगह, ठीक है। तो वो आ जाएगा आई एम टेलिंग द पोजीशन ऑफ द, और फिर उसका जो भी नाम होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। आई एम टेलिंग द पोजीशन ऑफ द, और फिर नाम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। %s ये काम करता है। %s जो है वो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग आएगी, मतलब जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग जो है वो रिप्लेस होगी। अगर मैं यहाँ पे %d लिख देता हूँ तो इसका मतलब है यहाँ पर एक डेसिमल नंबर आएगा, यानी कि जो फ्लोट होता है वो आएगा, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया कि आपने इस %s की जगह इस नेम को रिप्लेस कर देना है। आपने यहाँ पर जो नेम है ना इसके साथ आपने स्टैरिक यूज़ करना है। स्टैरिक क्यों यूज़ करना है, ना ही ये पॉइंटर है f स्ट्रिंग नेम जिसको आप डी रेफरेंस करके भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टैरिक क्यों यूज़ करना है, स्टैरिक जो है ना वो बेसिकली क्या करता है, अनरियल इंजन के लिए ये स्टैरिक जो है ना वो यूज़फुल है। वो क्या करता है कि ये जो f स्ट्रिंग है ना इसको डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकता, अनरियल जो है वो डायरेक्टली इसको प्रिंट नहीं करवा सकता। तो ये जो स्टैरिक है ये बेसिकली उसको ये बताता है कि आपने इस स्ट्रिंग को जो स्टैंडर्ड जो C++ की जो स्टैंडर्ड स्ट्रिंग होती है उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये f स्ट्रिंग जो है इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे जो उन्होंने ऐड किए होंगे, जो C++ अपनी स्ट्रिंग की क्लास में या अपनी स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में नहीं प्रोवाइड करती होगी। तो उन्होंने f स्ट्रिंग बना दी जिसके अंदर उन्होंने अपने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि गेमर्स को या डेवलपर्स को यूज़ करने में आसानी होगी वो डाल दिए होंगे। लेकिन अब मसला फिर ये आ रहा है कि जब वो उसको आउटपुट करवा रहे हैं तो वो कह रहा है कि हमें एक C++ की स्ट्रिंग चाहिए, हमें f स्ट्रिंग नहीं चाहिए। तो ये जो स्टैरिक है ये अनरियल इंजन को बताता है कि आपने इस f स्ट्रिंग को क्या करना है, इसको वापस कन्वर्ट कर देना है C++ की स्ट्रिंग में, ठीक है, ताकि ये वो हो सके, प्रिंट किया जा सके। अच्छा, अब इसको दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल कंप्लीट हो गया, इसको मैं अब रन करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर उसने हमें ऑप्शन बता रहा है कि लॉग टेम्प वार्निंग आई एम टेलिंग द पोजीशन ऑफ द SM चेयर, और फिर आगे बता रहा है टेबल राउंड _5, ठीक है। मैं यहाँ से गेम को स्टॉप करके इनकी तरफ आता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास जो है वो वैल्यू आ रही है SM_chair_2, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आ रही है SM_chair_, ठीक है। तो दोनों का बिल्कुल ठीक नाम आपके पास आ रहा है।